Hi guys and welcome back to the channel Deepak Chat of Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 29th of May 2026. तो गाइज आज है तारीख 29 मई 2026 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है लेक माराकाइबो को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, जिसको हम लोगों ने आज के सेशन में कवर किया है। देखो, ये न्यूज़पेपर एनालिसिस बाकी सबसे डिफरेंट है। रीज़न यह है क्योंकि आर्टिकल के नोट्स आपको मिल जाते हैं बनकर, रिवीजन पॉइंटर्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं, और भी जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। क्योंकि यूपीएससी ने करंट अफेयर्स का पैटर्न लगातार चेंज किया है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है। इस बार भी हम लोग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हिट कर पाए थे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे न्यूज़पेपर के नोट्स बनाते हैं उस वजह से। तो ये डॉक्यूमेंट्स, ये फाइल्स आपको कहाँ पर मिलेंगी, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट आर्टिकल के साथ में। तो स्पेशली केंद्र सरकार का यहाँ पर स्टेटमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है लगभग 1200 के आसपास जो फिशिंग हार्बर्स हैं इनको सीआईएसएफ के अंडर में लेकर आया जाएगा। फिशिंग हार्बर्स क्या होते हैं? ये वो फिशिंग साइट्स होती हैं जहाँ पर जो मछुआरे होते हैं मछली पकड़ने के बाद में अपनी जहाज़ लेकर आके यहाँ पर खड़े करते हैं, अपना जो सामान है उसको ऑफलोड करते हैं, यानी कि उतारते हैं वहीं पर, है ना। अपने जहाज़ की रिपेयरमेंट करवानी हो, फ्यूल करवाना हो, फ्यूलिंग करवानी हो, तो वो सारे के सारे काम कहाँ पे हो जाते हैं? इसी फिश हार्बर पर होते हैं। ये देखिएगा, ये आपको दिख रहा है। तो मछुआरे मछली पकड़ कर आए, इस जगह पे रुके, अपना सामान उतारा, अपना जो जहाज़ का रिपेयरमेंट है वो करवाया, फ्यूल करवाना है तो फ्यूलिंग करवाई। तो ये सारा काम करा जाता है फिशिंग हार्बर पे। तो दोस्तों, ऐसे लगभग 1200 फिशिंग हार्बर, ऐसी 1200 यहाँ पर ऐसी जगह होने वाली हैं जिसको हम सीआईएसएफ के अंडर में लेकर आएंगे, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। यानी जो सीआईएसएफ है वो वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी। सीआईएफ का मतलब है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आपको एग्जाम के लिए यहाँ पर सीआईएसएफ के बारे में ही पढ़ना होगा। मैंने कई बार सीआईएसएफ के बारे में आपको पढ़ाया है, जब मैंने आपको सीएपीएफ की इंपॉर्टेंट फोर्सेस के बारे में समझाया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आपको न्यूज़ समझ में आया कि न्यूज़ क्या चल रहा है कि हाँ, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने प्लान किया है लगभग 1200 के आसपास फिशिंग हार्बर्स को, या जितने भी फिशिंग लैंड साइट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, इनको सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के सुपरविजन के अंडर में लेकर आना। ये हमारा एक अल्टीमेट पर्पज़ है। अब एक्चुअली में क्या होता है, ये जो मूव है ये क्यों लिया गया, कारण क्या है, तो और ये कदम कब चला गया है? देखो, ये कदम तब उठाया गया है जब ऐसे ऑलरेडी बहुत सारे लगभग 250 के आसपास जो सी पोर्ट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सीआईएसएफ को दी गई है फॉर दी प्रोटेक्शन। ठीक है, सीआईएसएफ क्या करता है? आज बहुत सारी जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं या फिर आप कह सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, वहाँ पे प्रोटेक्शन करने का काम है। एयरपोर्ट्स की सुरक्षा भी सीआईएसएफ करता है। आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पर सीआईएसएफ डिप्लॉय रहता है ना। तो आइए इनके बारे में बात करेंगे। अभी जो अपडेट है बेसिकली वो आपको समझ में आया। अब क्वेश्चन यह है कि गवर्नमेंट ऐसा स्टेप क्यों ले रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये हमको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। उसके पीछे का रीज़न यह है कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, हमारा समुद्री तट क्षेत्र लगभग 75 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन है। ठीक है, ये जो हमारे इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, ये कोस्टल सिक्योरिटी को मेजर कंसर्न या चिंता बना देता है। भाई, इस एरिया की प्रोटेक्शन भी तो करनी है ना हमें, इतने बड़े एरिया की, तो प्रोटेक्शन कैसे करना होगा, ये क्वेश्चन उठता है। इसी आधार पे जो फिशिंग हार्बर होता है या फिर जितने भी हमारे लैंडिंग सेंटर्स हैं, ये बहुत बिजी लोकेशंस होती हैं। लगातार यहाँ पे मछुआरे आते जाते रहते हैं, हमारी बोट्स आती जाती रहती हैं, वर्कर्स आते जाते रहते हैं, गुड्स का बहुत सारा मैनेजमेंट होता है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो इन्हीं एरिया से स्मगलिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इलीगल माइग्रेशन होता है, और कई बार जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से देश में घुसने की कोशिश करते हैं। टेरर एक्टिविटीज़ यहाँ से बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इलीगल फिशिंग एक्टिविटीज़ यहाँ से बढ़ रही होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज ना किया जाए, ये सब चीज़ें किसी भी हाल में अवॉइड ना हो पाएँ। इसीलिए ये सारा का सारा काम दोस्तों सीआईएसएफ को दिया जा रहा है कि भाई सीआईएसएफ जो है वो इसकी एग्जैक्ट प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, तो रीज़न आपको समझ में आया, क्योंकि भारत की कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, इसी वजह से हम चाहते हैं इस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करना।
अब सवाल आता है व्हाट विल बी द रोल ऑफ सीआईएसएफ, यहां पर सीआईएसएफ करेगा क्या एग्जैक्टली तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई ये जो पर्टिकुलर बॉडी है इसमें जितने भी हमारे जवान रहने वाले हैं उनको ऐसा नहीं है कि हम हर एक फिशिंग हार्बर पर तैनात करेंगे, क्योंकि फिशिंग हार्बर तो 12 से ज़्यादा हैं। तो इसके बजाय हम सीआईएसएफ के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पलेट तैयार करवाएंगे, प्रोटोकॉल्स बनाएंगे, कुछ गाइडलाइंस बनाएंगे और उन गाइडलाइंस के जरिए लोकल अथॉरिटीज़ को बोलेंगे कि भाई आपको ये सारे के सारे नियम कानून फॉलो करने हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है, सभी जगह पर जहां पर सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी वहां पे हमारी सीआईएसएफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगी, अदरवाइज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से भी हम अपने लॉज को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें टेक्नोलॉजी वगैरह को यूज़ करने वाले हैं। जो ये नए फ्रेमवर्क बताए गए हैं इनमें बस खाली मेन पर्पज़ ये है जो भी मछुआरों का मूवमेंट हो रहा है इसको रेगुलेट किया जा सके, थोड़ा चेक किया जा सके। अब ये कैसे चेक होगा, अब जितने भी मछुआरे इन सभी हमारे फिशिंग हार्बर साइट्स पर आते हैं, क्योंकि इस देश के सारे फिशिंग हार्बर साइट्स यही हैं, यहीं पर मछुआरे मछली पकड़ने के बाद में आते हैं अपने जहाज़ का रिपेयरमेंट करवाने या अपने सामान को उतारने। तो बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाएगा, उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लेकर आया जाएगा, फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से उनका डेटा इकट्ठा किया जाएगा और फिशरमैन को एक स्मार्ट आइडेंटिटी कार्ड भी दिया जाएगा। इससे क्या होगा, हम मछुआरे की अच्छी तरीके से पहचान कर सकते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन और उनकी ट्रैकिंग बढ़िया तरीके से हो सकती है, क्योंकि इन मछुआरों के भेस में कोई छुपकर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम नहीं दे सकेगा, कोई और इलीगल तरीके से भारत में एंट्री करने की कोशिश नहीं करेगा। जितने लोग मछली पकड़ने जाएंगे उतने लौटेंगे। हमारे पास में ये पूरा आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग सिस्टम है और मछुआरों के पास में भी स्मार्ट आइडेंटिटी कार्ड्स है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है बेसिक तौर पे कोस्टल सर्विलांस को बढ़ाने का तरीका कि हमारा तट वाले क्षेत्र पे हम किस तरीके से निगरानी को बढ़ा के रख सकते हैं और लोगों को किस तरीके से हम एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है अबाउट द करंट स्टेटस, ये फिशिंग हार्बर का मेन स्टेटस क्या है भारत के अंदर में। आज भारत में आप देख पाओगे लगभग 1547 नोटिफाइड एक अप्रूव्ड फिश लैंडिंग सेंटर्स हैं जहां पर मछुआरे अपनी मछलियों को उतारते हैं, फिशिंग हार्बर्स हैं। और मेनली यहां पर जितने भी ये जो नोटिफाइड या बड़े साइज के जितने भी फिशिंग हार्बर्स हैं ये आज भारत के 13 अलग अलग कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंट है। एग्जाम्पल आपके सामने है, वेस्ट बंगाल है, फिर उसके बाद में ओडिशा है, देन हमारे पास में दोस्तों है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दमन एंड दियो, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप। ये सारे के सारे हमारे वो कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलती हैं जहां पर फिशिंग हार्बर्स हमको नजर आते हैं और हमको यहाँ पे निगरानी बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर में कि चलो ठीक है, इसको अभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम सीआईएसएफ के प्रोटेक्शन में लेकर आएंगे, लेकिन अब ये भी बता दो कि करंट समय पर ये जितनी भी फिशिंग साइट्स हैं इनको मैनेज कौन करता है। तो जितनी भी फिशिंग साइट्स करंट समय पर देखने को मिलती हैं इसको मैनेज करने का काम हमारी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों का है ना। तो दोनों का ही यहाँ पर ये रोल है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हार्बर्स भी हैं, यानी कि जहाँ पर मतलब जिस राज्य के अंदर में वो हार्बर है, वो पर्टिकुलर साइट है, तो वहाँ पे उस राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि भाई पोस्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करना, उसका मेंटेनेंस करना। भाई मान लो बन गया है वो फिशिंग हार्बर साइट, तो अब उसका मैनेजमेंट कौन करेगा, डे टू डे ऑपरेशंस कैसे कंडक्ट करे जाएंगे, वो सारा का सारा काम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता है। लेकिन यहीं पर क्योंकि हमने पढ़ा ये जितनी भी फिशिंग साइट्स हैं ये दोनों ही मैनेज करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल आपने समझा। अब दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल भी थोड़ा समझ लो, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है। जो फिशिंग हार्बर्स हैं बेसिक तौर पर ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, पोर्ट ट्रस्ट के माध्यम से मैनेज कर रहा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि भाई आपसे क्वेश्चन बन जाए कि बताओ फिशिंग हार्बर जो हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट किस चीज़ के थ्रू मैनेज करती है। तो जो हमारे पोर्ट ट्रस्ट हैं उनके थ्रू यहाँ पर ये इसको मैनेज करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और कौन सा मंत्रालय के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ के सुपरविजन के अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी यहाँ पर इसको देख रही होती है। ठीक है, मतलब कंट्रोल, मेन कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, अब बनाकर दे दिया है उसका मेंटेनेंस, डे टू डे ऑपरेशंस, पोस्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन गवर्नमेंट्स दोनों के थ्रू फिशिंग साइट्स को मैनेज करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हार्बर्स में क्या स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हार्बर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम लोगों ने समझा। अब भविष्य में कभी भी आपको ये टॉपिक रिवाइज करना हो तो आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर्स। ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पर पैराग्राफ्स आपको बनाकर दिए गए हैं जो आपको बहुत मदद करेंगे इस पूरे के पूरे आर्टिकल को बेहतरीन तरीके से समझने में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए मेरे दोस्त आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। देखो अब अगला आर्टिकल अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी जो हमने न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ा है उसमें से एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो करंट समय पर मिस हो रही है, और वो क्या है दोस्तों, वो है सीआईएसएफ।
क्योंकि लगातार सीआईएसएफ न्यूज़ में बना हुआ है। तो भाई सीआईएसएफ को लेकर प्रिलिमिनरी फैक्ट्स कुछ पढ़कर जाइएगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और वो रही डिटेल्स आपके सामने ये प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ में तो है ना, सीआईएसएफ को डिप्लॉय करने की बात की जा रही है, कहाँ पर बात की जा रही है, क्यों बात की जा रही है, वो तो हमने समझ लिया। लेकिन एग्जैक्टली सीआईएसएफ होता क्या है, इनके मेन फंक्शंस क्या होते हैं, ये तो पता होना चाहिए। अब सीआईएसएफ बेसिकली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का हिस्सा है, ये याद रखिएगा। सीएपीएफ के अंदर में हमारी ये कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस आती हैं। फॉर एग्जांपल असम राइफल्स हैं। असम राइफल्स का जो मेन काम है वो क्या है, वैसे आप देखोगे इतिहास में असम राइफल्स का बड़ा रोल रहा है। इंडिया चाइना वॉर 1962, इंडियन पीस कीपिंग मिशन फोर्स श्रीलंका के अंदर में, तब असम राइफल्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। आज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जितनी भी आतंकवादियों के खिलाफ एक्टिविटीज़ हैं, उनमें असम राइफल्स बहुत बेहतरीन काम करते हैं। आज ये इंडिया चाइना और इंडिया म्यांमार के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वैसे ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। अब ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत और पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर है, भारत बांग्लादेश वाला बॉर्डर है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी, आपको पता है तिब्बत वाला जो बॉर्डर है स्पेशली वहाँ पे तैनात रहती है। इसी में ही हमारा सीआरपीएफ भी आता है, नेशनल सिक्योरिटी, सशस्त्र सीमा बल, और एट द लास्ट यहाँ पर सीआईएसएफ भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर सीआईएसएफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो सीआईएसएफ के बारे में बेसिक डिटेल्स प्रेजेंट है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 के थ्रू इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया गया, और सीआईएसएफ यहाँ पर आप कह सकते हैं आज के समय पर एक ऐसी बॉडी है या इकलौती बॉडी है जिसके पास में एक स्पेशलाइज फायर विंग भी है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये जितने भी सीएपीएफ के अंदर में अलग अलग आपको यहाँ पर बॉडीज यूनिट्स दिख रहे हैं, इनमें से किसके पास में अपनी खुद की स्पेशलाइज फायर विंग है? तो वो स्पेशलाइज फायर विंग खुद की सीआईएसएफ के पास में है केवल, और किसी के पास में नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब आते हैं वापस से, ये हम लोगों ने समझा सीआईएसएफ एग्जैक्टली है क्या। तो भाई भारत की जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है उसका मेजर हिस्सा है सीआईएसएफ, और क्योंकि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस किसके अंडर में आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में, तो सीआईएसएफ भी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में करंट समय पर परफॉर्म करता है। इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट असेट्स हैं, उसकी प्रोटेक्शन करना, उसकी सिक्योरिटी करना। और इसी वजह से आज सीआईएसएफ लगभग आप कह सकते हो 70 एयरपोर्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, 361 इंपॉर्टेंट नेशनल इंस्टॉलेशंस को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो बेसिकली भारत की इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं। सीआईएसएफ का मेन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है। इनका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, क्योंकि इनका काम ही यहाँ पर सुरक्षा और सिक्योरिटी के तौर पर लेकर आया गया है, और इनका नाम में ही काम भी दिखाई देता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने का काम कर रहे हैं। 1965 के एक्ट के मतलब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वॉर के बाद में भारत के कुछ इंपॉर्टेंट एसेट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं जो सुरक्षित रहने ज़रूरी है। तो उसी के लिए यहाँ पर सीआईएसएफ को लेकर आया गया कि भाई सीआईएसएफ उनको सुरक्षित करेगा। सीआईएसएफ को तो एस्टेब्लिश करा गया था, बनाया गया था 1969 में। हमारा सीआईएसएफ एक्ट है 1968 का, उसी के अंडर में हम लोगों ने सीआईएसएफ नाम की बॉडी को बनाया, और जब इसको बनाया गया तो इसको एक एक्सट्रीम पावर दी गई। अभी वो एक्सट्रीम पावर आगे धीरे धीरे करके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले सीआईएसएफ का ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर आपने समझना होगा। इसको मेन हेड कौन करता है? डायरेक्टर जनरल इसको हेड करते हैं। वो डायरेक्टर जनरल जो इसको हेड करेंगे वही यहाँ पर एक आईपीएस ऑफिसर भी होते हैं, जिसके लिए मोस्ट ऑफ दी आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे। डायरेक्टर जनरल को सपोर्ट या जो असिस्टेंस है वो देने का काम होता है एडीजी का, बेसिकली एडिशनल डायरेक्टर जनरल इनको बोला जाता है। ये भी आईपीएस से ही आते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस से आते हैं। तो आईपीएस का बहुत बड़ा रोल होता है सीआईएसएफ के अंदर में। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो सीआईएसएफ है, मैंने आपको बताया कि ये बॉडी का काम है प्रोटेक्शन देना, देश भर में प्रोटेक्शन देना। तो इस पूरी सीआईएसएफ फोर्स को 7 अलग अलग कैटेगरीज में, सेक्टर्स के अंदर में डिवाइड किया गया है करंट समय पर। अब वो 7 सेक्टर्स हमारे कौन कौन से हैं, ज़रा उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। 7 सेक्टर्स में पहला आता है आपका एयरपोर्ट सेक्टर, फिर आता है नॉर्थ सेक्टर, देन नॉर्थ ईस्ट सेक्टर, ईस्ट सेक्टर, वेस्ट सेक्टर, साउथ सेक्टर और ट्रेनिंग सेक्टर्स। ये सीआईएसएफ के मेजर सेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और सीआईएसएफ के पास में अपने ही एक सेपरेटली फायर सर्विस विंग है, जो किसी भी सीएपीएफ वाली बॉडी के पास में नहीं है। ये केवल सीआईएसएफ के पास में और किसी के पास में नहीं है। ठीक है, मेजर फंक्शंस की बात करोगे तो चलो ये है थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, फटाफट फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन करना। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं भारत के, फॉर एग्जांपल आज भारत के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, इनकी सुरक्षा करनी ज़रूरी है या नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। स्पेस एस्टेब्लिशमेंट, इसरो वगैरह की सुरक्षा करना, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ये सारी की सारी वो पर्टिकुलर प्लेसेस हैं जहाँ पर सीआईएसएफ एक अल्टीमेट प्रोटेक्शन देने का काम करता है।
ठीक है। फिर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, ठीक है। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीआईएसएफ को साल 2000 में दी गई थी। यह डिसीजन दिया गया था क्योंकि इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 आपने देखा होगा, जिसको हाईजैक कर लिया गया था, हाईजैक करके कांदाहार अफगानिस्तान ले जाया गया था। उसके बाद अब एयरपोर्ट सिक्योरिटी का सारा काम सीआईएसएफ के पास में है। तो सीआईएसएफ पूरी तरह से चेकिंग करता है, हर एक सस्पेक्टेड एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहा होता है। फिर केवल इतना ही नहीं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी की बात हो गई, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, उसके अलावा जितनी भी हमारी गवर्नमेंट और नेशनल असेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल भारत सरकार की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, दिल्ली मेट्रो, पार्लियामेंट की बिल्डिंग, आइकॉनिक हेरिटेज मॉन्यूमेंट, जितने भी आपको धरोहर हमारे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप देख पाओगे चाहे वो लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, या जम्मू कश्मीर का सेंट्रल जेल, ये भी इसमें शामिल है, याद रखिएगा। ये कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस हैं जहां पर सीआईएसएफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। सीआईएसएफ के पास में एक वीआईपी सिक्योरिटी विंग भी है। वीआईपी सिक्योरिटी विंग मतलब कि मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हायर करना चाहता है, तो ये राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स को। मतलब किसी इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल, मान लो सरकार ने यहाँ पर किसी व्यक्ति को प्रोटेक्शन दी है, तो सीआईएसएफ के पास में एक ऐसा यूनिट भी है, सिक्योरिटी विंग, जो एक व्यक्ति को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। सीआईएसएफ का काम डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, मैनेजमेंट में भी है। फॉर एग्जाम्पल जो अर्थक्वेक्स हैं, बाढ़ आना हुआ, भूकंप आना हुआ, फ्लड, साइक्लोन्स, उसके बाद जो डिज़ास्टर आता है, उस डिज़ास्टर में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का काम ये भी सीआईएसएफ करता है। और इनके पास में फायर प्रोटेक्शन सर्विस है ही, और ये इनके पास में इकलौता है, ये इकलौती सीएपीएफ है जिनके पास में डेडिकेटेड और कस्टमाइज्ड फायर विंग है, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो विंग है ये हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ को, हमारे इंडस्ट्रियल पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट्स को आग से बचाने का काम करता है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से बचाने का काम करता है। तो ये फायर प्रोटेक्शन सर्विस भी हमारे सीआईएसएफ को दी गई है। फिर बात आती है सिक्योरिटी फॉर प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट की। मुंबई टेरर अटैक हुआ, 26/11 हमला साल 2008 में। उस 26/11 हमले के बाद सीआईएसएफ का जो मेन रोल है उसको एक्सपैंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। गवर्नमेंट आज के समय पर सीआईएसएफ को अलाउ कर चुकी है कि भाई वो प्राइवेट कॉरपोरेट एस्टेब्लिशमेंट्स को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। ये स्टेप यहाँ पर लिया जा चुका है ताकि जितने भी प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटीज़ हैं उनको भी हम लोग, जिनका एक देश के कंट्रीब्यूशन के अंदर में योगदान है, देश को बढ़ाने में योगदान है, उन प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटीज़ की भी प्रोटेक्शन की जा सके। ये हमारा पर्पज़ है। तो सीआईएसएफ यूनिक क्यों है ये आपने समझा। अच्छा, सीआईएसएफ के पास में एक कंपनसेटरी कॉस्ट फोर्स भी होता है। इसका मतलब क्या है, सीआईएसएफ को हम कंपनसेटरी कॉस्ट फोर्स के नाम से क्यों जानते हैं, इसका मतलब है क्योंकि ये अपनी क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन, मान लो कोई संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये चार्ज भी करते हैं फॉर द सिक्योरिटी सर्विस इट प्रोवाइड्स। जो भी सिक्योरिटी सर्विस इन्होंने दी किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन से चार्ज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर वो सारी की सारी जो कॉस्टिंग है, वो पैसा है, वो सीआईएसएफ को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ये बात हो गई। और ये रहे छोटे छोटे रिविजन पॉइंटर जिसको आप बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम योर पीडीएफ। ये आप देख पाएंगे डेली बेसिस पे ये फाइल्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं, छोटे छोटे सेक्शंस है जिसको आप फटाफट रिवाइज कर पाओगे। हर एक इंपॉर्टेंट बातें जो अभी हमने पिछले 6-7 पेजों में कवर की हैं उसको आप इतने से पैराग्राफ के अंदर में फटाफट रिवाइज कर सकते हैं विदाउट स्किपिंग एनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए भाई आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। लेकिन क्वेश्चन आपका यही आ रहा होगा कि सर ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेंगे। अगर हिंदी में भी मिल जाए ये पीडीएफ बिल्कुल सेम एज इट इज़ तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए कवरेज हो जाएगा। तो दोस्तों दोनों भाषाओं में ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, लेकिन ये पीडीएफ्स आपको मिलते हैं केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है। एक छोटा सा फी पेमेंट है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, नीचे आपको नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में अपने आप को जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आगे आते हैं। पीडीएफ्स आपको वहीं पर मिलेंगे और याद रखना जब आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो पुराने भी सारे पीडीएफ्स आपके हाथ में आ जाएंगे, नए पीडीएफ्स भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे बहुत ही छोटे से एक सब्सक्रिप्शन के पेमेंट पर। जब तक सिलेक्शन ना हो जाए ये आपका तब तक का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, दोबारा आपने पेमेंट भी नहीं करना है। और करंट अफेयर्स का एक मतलब बेहतरीन सा सोर्स आपको यहाँ पर एग्जैक्टली प्रोवाइड करवा दिया जाता है। चलिए भाई शुरुआत करते हैं अगले आर्टिकल की। अगला आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिंक करेंगे। आर्टिकल बात करता है विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सॉल्व द पेंडेंसी प्रॉब्लम। क्या अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर्स को बढ़ा दें तो वाकई में जो आज देश के अंदर में एक बड़ी समस्या मानी जाती है वो है पेंडेंसी,
यानी केसेस पेंडिंग पड़े हैं, पुराने केसेस पेंडिंग पड़े हैं। क्या हम इस समस्या से लड़ सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर को बढ़ा दिया जाए? कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे दोस्त, 17 मई को पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर्स को बढ़ाने की बात की है। अभी आपको सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज देखने को मिलते हैं। प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए ये नंबर बढ़ाकर 38 जज करने की बात की है कि टोटल हम लोग 38 जज कर देंगे, 38 जजेस कर देंगे, तो कुछ जजेस बढ़ा दिए जाएंगे। अब जजेस की संख्या बढ़ाई क्यों जा रही है? ताकि देश के अंदर में जो पेंडेंसी की प्रॉब्लम है, केसेस पेंडिंग पड़े हैं पुराने पुराने, उन केसेस को जल्दी जल्दी रिजॉल्व किया जाए। अब उसी को लेकर ये आपके सामने एक पॉडकास्ट बेस्ड आर्टिकल है, याद रखिएगा। इस पॉडकास्ट बेस्ड आर्टिकल के अंदर में मेंशन किया जाता है सारी की सारी डिटेल्स। दो व्यक्ति हैं, प्रशांत रेड्डी और दूसरे हैं स्वप्निल त्रिपाठी। ये बात कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से कि ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, पेंडेंसी ऑफ प्रॉब्लम्स को ऐसे डील कर सकते हैं, नहीं ऐसे डील कर सकते हैं। इनके सभी के पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैं आपको सामने क्लियर करूंगा, लेकिन बिल्कुल एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। तो 17 मई की खबर मैंने आपको बताया। ये डिसीजन क्या है वो हमने समझा। गवर्नमेंट आर्ग्यू कर रही है कि भाई यहाँ पर गवर्नमेंट ने 4 एडिशनल जजेस जो बढ़ाने की बात की है, इससे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में स्पीडी जस्टिस जैसी चीज़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये फैक्ट ज़रूर से ऐड कीजिएगा जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेशनल जुडिशल डेटा ग्रिड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा सेंटर है हमारे कोर्ट्स का। तो नेशनल जुडिशल डेटा ग्रिड, ये जो बॉडी है, इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में टोटल 93,966 केसेस ऐसे हैं जो करंट समय पर पेंडिंग पड़े हैं। इतने केसेस पेंडिंग पड़े हैं जो ऑब्वियसली जुडिशल बैकलॉग की चिंता को बढ़ाता हुआ दिखाते हैं कि हाँ भाई, जुडिशरी के अंदर में तमाम केसेस पेंडिंग पड़े हैं, हम इन केसेस को कैसे रिजॉल्व करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये नंबर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस लेकर आया गया था। पहली बात तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ऑर्डिनेंस को ही क्रिटिसाइज कर लिया गया है, क्योंकि ऑर्डिनेंस क्या होता है दोस्तों? वैसे आप देखोगे हमारे पॉलिटी के अंदर में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 मेन चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव का काम है कानून बनाना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है यहाँ पर चेक करना कि कानून सही है या नहीं है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब जैसे लेजिस्लेटिव में आपका सीधा पार्लियामेंट आ जाएगा। कानून बना कौन रहा है? कानून बनाने की पावर किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में है। लागू करने की किसके पास में है? साइन करके लागू कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। अब आप देखोगे तो हुआ क्या एक्चुअली में, प्रेसिडेंट ने यहाँ पर कानून को लागू करने की बजाय प्रेसिडेंट को एक पावर दी गई है ऑर्डिनेंस की। वो ऑर्डिनेंस के जरिए क्या कर सकते हैं? कोई लॉ बना सकते हैं जिसमें एक उनको लगता है कि भाई ये बहुत ज़रूरी मामला है, इसमें तुरंत कानून बनना चाहिए। तो कहोगे पार्लियामेंट क्या कर रहा है? पार्लियामेंट सेशन में नहीं है भाई। पार्लियामेंट पूरे साल सेशन में थोड़ी रहता है। पार्लियामेंट के साल में आपको 3 इंपॉर्टेंट सेशन देखने को मिलते हैं। बजट के समय पर बजट सेशन आता है, बारिश पड़ती है मानसून के सेशन में मानसून सेशन, और डब्ल्यू यहाँ पर यानी विंटर सेशन। तो बजट, मानसून, विंटर सेशन, ये 3 सेशंस रहते हैं तब जब पार्लियामेंट सेशन में रहता है। तो अब यहाँ पर देखोगे स्ट्रक्चर क्या है, सिचुएशन क्या है। पार्लियामेंट सेशन में नहीं था, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ने क्या किया, कुछ दिनों के अंदर अंदर ऑर्डिनेंस को पास किया, ऑर्डिनेंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया और बोला सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, नंबर्स को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे राइटर साहब ये कहते हैं ये करना ही ज़रूरी नहीं था, क्योंकि अब मानसून सेशन शुरू होने वाला है, कुछ दिन बचे हैं। तो जब यहाँ पर ये शुरू हो जाएगा तब यहाँ पर ऑलरेडी हम इसके बारे में सारी की सारी चीज़ें कवर कर सकते थे। तो पहली बात तो यहाँ पर ये ज़रूरी ही नहीं था कि भाई जल्दी जल्दी इस पूरे मैटर पे काम किया जाता। पार्लियामेंट में अच्छे से ये आता, प्रस्तुत होता, डिबेट होती, बहुत सारे और भी डेटा अपने सामने आते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। चलो अब फिलहाल वो बात हटाओ। अब यहाँ पर ऑथर साहब कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं उसके पीछे बहुत सारे मेन कारण हैं, और उसमें सबसे बड़ा मेन कारण क्या बताया गया है? आपने स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में सुना होगा, अपील के बारे में सुना होगा, वो है आर्टिकल 136। तो ये स्पेशल लीव टू अपील होता क्या है? आर्टिकल 136 की वजह से आज वर्कलोड जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में बढ़ता चले जा रहा है। लगातार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में केसेस पे केसेस जो बढ़ रहे हैं, ये 93,000 से ज़्यादा केसेस जो पहुंच गए हैं, उसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण है स्पेशल लीव पिटीशन विच कम्स अंडर आर्टिकल 136। अब ये क्या है इसको समझिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 136 आपका न्यूज़ में बना हुआ है दोस्त। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 136 या आर्टिकल 136 ये सुप्रीम कोर्ट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे देता है विच इज़ डिस्क्रिशनरी पावर।
और ये पावर क्या है कि मान लो भाई कोई व्यक्ति था जो लोअर कोर्ट के पास में गया था केस की सुनवाई करने के लिए, वहाँ पे ऑर्डर से संतुष्ट नहीं हुआ, वो हाई कोर्ट के पास में गया अपील करके। अब हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई दे दी, अब वो हाई कोर्ट के ऑर्डर से भी खुश नहीं है, लेकिन जिस लॉ के थ्रू उसका केस देखा गया है उस लॉ में अपील करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के पास में प्रोविज़न है कि वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 136 के जरिए बोलेगा कि भाई आप ज़रा इस वाले केस को देख लो। अपील करने की भले यहाँ पर उस लॉ के थ्रू पावर ना हो, फिर भी यहाँ पर वो व्यक्ति क्या कर सकता है, आर्टिकल 136 का इस्तेमाल कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकता है, एक बार हमारे केस पे नज़र मार लो। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ ठीक है, इस मैटर को देखना चाहिए, तो वो देख लेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन होता क्या है, बहुत सारी ऐसी अपील लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट में चली जाती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठी होती चली जाती हैं अपील्स, समझ रहे हैं ना। तो इसी को बोलते हैं कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि ठीक है, इस मैटर पे सुनवाई होना ज़रूरी है, हाई कोर्ट का डिसीजन ठीक नहीं है, तो वो कहता है अभी रुक जाओ, एक स्पेशल लीव दे देता है, ठीक है कि भाई अभी रुक जाओ, हम इस केस को देखेंगे। अब वो कहाँ पे चला गया, पेंडिंग में चला गया। ये होता है दोस्तों यहाँ पर स्पेशल लीव टू अपील, ठीक है, या आप जिसको कई बार स्पेशल लीव पिटीशन कहते हैं। ये फाइल करा जाता है एक व्यक्ति के थ्रू जो बेसिकली हाई कोर्ट के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन है जो बेसिक तौर पे सुप्रीम कोर्ट को दिया जा रहा है। लेकिन क्या आप किसी भी कोर्ट का केस अपील के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा सकते हो? नहीं मेरे दोस्त, इसमें एक कोर्ट को एक्सेप्शनल में रखा गया है, विच इज़ अ मिलिट्री कोर्ट। मिलिट्री कोर्ट को छोड़ के आपके देश का कोई भी कोर्ट हो, लोअर कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट्स हो, कोई भी ट्राइब्यूनल हो, अगर यहाँ से के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं हो तो आर्टिकल 136 फाइल कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन एक्सेप्ट दी मिलिट्री कोर्ट, मिलिट्री कोर्ट के पिटीशन को नहीं सुनता सुप्रीम कोर्ट। इस आर्टिकल 136 के अंदर में मिलिट्री कोर्ट के पिटीशन नहीं फाइल करे जाएंगे। अब हुआ क्या कि ये स्पेशल लीव पिटीशन लगातार बढ़ते चले गए समय के अनुसार, और एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट का पूरा जो भंडार है वो इकट्ठा हो गया। कोर्ट ने यहाँ पर क्लियर गाइडलाइन बनाई नहीं कि भाई कौन सी पिटीशन को हम एडमिट करेंगे, कौन सी पिटीशन को एडमिट नहीं करेंगे। तो इसी वजह से हज़ारों की कगार में अपील सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रही हैं, बैकलॉग बनता चले जा रहा है कि भाई इसको भी देखना है, उसको भी देखना है। प्रॉब्लम यहाँ पर इकट्ठी हो गई, समझ गए ना, ये है प्रॉब्लम। फिर उसके बाद में दूसरी चीज़ ऑथर यहाँ पे जो मेंशन करते हैं वो ये है, शुड द सुप्रीम कोर्ट फोकस मेनली ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। क्या सुप्रीम कोर्ट को केवल कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पे ध्यान देना चाहिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मेन काम है बड़े मैटर्स को देखना, स्पेशली वो मैटर्स को यहाँ पे कवर करना जो नेशनल इंपॉर्टेंस को यहाँ पर देखते हैं कि भाई हाँ देश की ज़रूरत की बात आ रही है। ये बात राइटर साहब कहते हैं। तो प्रशांत रेड्डी जी के आर्ग्यूमेंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट है शुड प्रायोरिटाइज, क्या उनको क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, वो लॉ को देखें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वो पर्टिकुलर केसेस को देखें जिनका इम्पैक्ट पूरे देश पर होगा। सुप्रीम कोर्ट पहले इन चीज़ को प्रायोरिटाइज करे, ये ज़रूरी है। हालांकि कोई दूसरा मैटर भी ज़रूरी है तो उसको भी देखना ज़रूरी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल के मान लो हाई कोर्ट का एक केस था, विजय बैंक एंड ANR वर्सेस प्रशांत बी नारायणवे, कुछ यहाँ पर इस प्रकार का केस आया। तो केस यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट से था, लेकिन धीरे धीरे करके ये बड़ा क्वेश्चन बन गया। लेबर की मोबिलिटी पे क्वेश्चन उठने लगा, एम्प्लॉयमेंट राइट्स के ऊपर में क्वेश्चन उठने लगा, मार्केट कंपटीशन के ऊपर में क्वेश्चन उठने लगा। तो अगर ऐसे कुछ प्रश्न उठते हैं तो ऑब्वियस ही बात है सुप्रीम कोर्ट उसको कंसीडर करेगा। बट पहले यहाँ पर वो किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करे? ऐसे एक पर्टिकुलर केसेस के ऊपर में जिसका इम्पैक्ट नेशन वाइड पे पड़ने वाला है, पूरे देश पे पड़ने वाला है। लेकिन उसी के रेफरेंस में स्वप्निल त्रिपाठी के पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस आधार पे बनाया ही नहीं गया था कि ये केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा, कि कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर को ही देखेगा। अगर कोई अपील आती है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का बनता है, ड्यूटी बनती है कि उस अपील को भी देखें। हालांकि हमें अपील, हर प्रकार की अपील डिज़ायरेबल नहीं हो सकती है। तो क्वेश्चन यह है कि हम अपील्स को किस तरीके से फिल्टर आउट कर सकते हैं कि जो काम की हो उसको अच्छे से देख लिया जाए, बाकी को यहाँ पर रिटर्न किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये बाइंडिंग थोड़ी है कि भाई आर्टिकल 136 का यूज़ कर लिया है, पिटीशन फाइल कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट को देखना ही देखना है। नहीं, बाइंडिंग नहीं है, वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं उसके इंपॉर्टेंस को देखकर, समझ रहे हैं। अब प्रश्न ये आता है, क्या ऐसी सिचुएशन में जजेस के नंबर्स को अगर हम बढ़ा दें तो इससे पेंडेंसी कम हो जाएगी? सवाल तो यही है ना। तो प्रशांत रेड्डी साहब यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, मतलब इनके हिसाब से इनको नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये तो कहते हैं और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी भी कोई केस अगर सुप्रीम कोर्ट में देख रहा है, मान लो 2 जज बैठ देख रहे हैं, तो उनके बीच में जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है कॉन्फ्लिक्ट कर गए। एक कह रहा है ऐसा होना चाहिए, एक कह रहा है नहीं होना चाहिए, तो इससे बड़ी बेंच देखनी पड़ती है।
तो अब ऐसे क्या होगा, जब नंबर ऑफ जजेस बढ़ेंगे तो मतलब इस तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो बढ़ सकते हैं, सभी जजेस के पॉइंट ऑफ व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, जिससे बार बार बड़ी बेंच की बैठक बैठानी पड़ेगी, जिससे और देरी हो सकती है, डिले हो सकता है, ये इनका कहना है। जबकि स्वप्निल त्रिपाठी कहते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर में, जितने ज़्यादा जजेस शामिल होते रहेंगे जुडिशियल डाइवर्सिटी बढ़ती रहेगी, ओपिनियन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, हेल्दी है भाई वो तो, जब ज़्यादा से ज़्यादा जुडिशरी ओपिनियंस होंगे, है ना। तो जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पर कंसिस्टेंट रहना चाहिए, और जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाना ये काफ़ी मददगार हो सकता है अगर हम स्ट्रॉन्ग जुडिशियल डिसिप्लिन और जजेस के बीच में बढ़िया कोऑर्डिनेशन रहे, वो तो उस मामले में काफ़ी तेज़ी से ये काम कर सकता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट लिटिगेशन। अच्छा, ये कहते हैं एक प्रॉब्लम और है, आज सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर जो पिटीशन जा रही हैं वो गवर्नमेंट की साइड से हैं। ज़्यादातर केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो सॉल्व हो रहे हैं, वो यूनियन गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के हैं। इसलिए आप देख पाते हो सुप्रीम कोर्ट के नए नए ऑर्डर्स आते रहते हैं। कहोगे इतने सारे ऑर्डर्स गवर्नमेंट से रिलेटेड आ रहे हैं क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट्स के रिलेटेड जो पिटीशंस है वो बहुत सारे पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो सरकार यहाँ पर आज के समय पर एक नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी को प्रपोज करती है कि भाई जितने भी अननेसेसरी जितने भी लिटिगेशंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज के ही क्यों ना हो, उन अननेसेसरी लिटिगेशंस को कम से कम किया जाए। ठीक है, लेकिन ये पॉलिसी आज तक इंप्लीमेंट हुई नहीं। अगर इंप्लीमेंट हो जाती तो बेफालतू के पिटीशंस कोर्ट में ना जा रहे होते, कोर्ट में बेफालतू का जो डिले है या पेंडिंग है वो नहीं बढ़ रहा होता। फिर प्रश्न आता है व्हाट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आर सजेस्टेड। अब क्वेश्चन यह है कि सही है भाई, दोनों ने मिलकर समस्याओं पे समस्याएं सारी गिना तो दी हैं, क्या इसका कोई अल्टीमेट सोल्यूशन है, उपाय है? पहला उपाय आपको देखने को मिलेगा वो है फिल्टर फ्रिवलेस लिटिगेशन। सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म पे काम करना है जिससे जो कमज़ोर पिटीशन है, कमज़ोर केस है, उसको हम रिजेक्ट कर सकें। इस चीज़ पे काम करना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। याद रखना, जब पीआईएल फाइल की जाती है तो देखा जाए कौन सा पीआईएल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और कोई बहुत वीक सा मुद्दा है या बार बार वही मुद्दा आ रहा है जो सेम है, जिसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी टिप्पणी दे चुका है, तो उसको रिजेक्ट किया जाए। फिल्टर करने का मतलब है इससे क्या होगा, बैकलॉग्स कम से कम जनरेट होंगे। फिर उसके बाद में दूसरा यहां पर ये कहते हैं फॉलो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस ऑन पीआईएल। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो मेन गाइडलाइंस हैं पीआईएल के ऊपर में उसको फॉलो करना, ये इनका मेन पर्पस है। ये कहता है कि जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स को स्ट्रिक्टली अपनी गाइडलाइंस लागू करनी होगी जो इन्होंने स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह केस में सुनाई थी, कि जितने भी पीआईएल हैं उन पीआईएल को तभी देखा जाएगा अगर वो पीआईएल जेन्युइनली पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व कर रहा होगा, तभी उस पीआईएल की सुनवाई की जाएगी। ये बेसिकली यहां पर कहना है। फिर ये आगे ये भी कहता है कि जितने भी हमारे कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स शुड प्रिवेंट पीआईएल्स मोटिवेटेड बाय पॉलिटिकल इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट एंड पब्लिक मोटिव्स, पब्लिसिटी मोटिव्स। यानी कि आजकल आप देखते हो ना, चलो भाई इस चीज़ को लेकर पीआईएल फाइल करते हैं, अगर कोई पब्लिसिटी स्टंट है तो इस चीज़ को रिजेक्ट किया जाएगा। कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, तो उसमें पीआईएल आपकी सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट्स को ये पीआईएल्स खासकर रोकनी होंगी, जो काम की पीआईएल्स हैं उसके ऊपर में काम करना होगा, उन पिटीशंस को ध्यान से सुनना होगा, ये कहना है इनका। फिर प्रश्न आता है इंक्रीज रिलायंस ऑन रिटन सबमिशंस। भाई जितने भी यहाँ पर लिखित में मामले हैं उन पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर देना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कोर्ट के अंदर में ओरल हियरिंग्स भी होती हैं। मतलब मुंह जवानी यहाँ पर ये क्वेश्चन है, जरा इसके ऊपर मैं ज़रा टिप्पणी दूँ, अपना ऑर्डर सुनाओ। तो कोर्ट यहाँ पर कह रहा है कि देखो रिटन आर्ग्यूमेंट रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। जितने ज़्यादा रिटन आर्गूमेंट रहेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर बढ़िया रहेगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से हम उसके ऊपर में डील कर पाएंगे। ठीक है, बाकी सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की संख्या को बढ़ाने की बात की गई है, इसमें जेंडर रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना चाहिए, ये बात ये कह रहे हैं, यानी कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहिए। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ स्पेशल लीव पिटीशन क्या होता है अंडर आर्टिकल 136 एंड पीआईएल क्या होता है वो हमने समझा। ये रहे छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स जिसको आप बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हैं कभी भी कहीं पर भी। छोटे छोटे सेक्शंस आपको बना कर दिए गए हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। आर्टिकल 136 के बारे में डिटेल्स हैं, नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी एग्जैक्टली क्या है, स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह केस यहाँ पर क्या कहता है कि भाई इंपॉर्टेंट पीआईएल जजमेंट को ही हम लोगों को देखना होगा। समझे? चलिए आगे आते हैं। चलिए दोस्तों, एक आर्टिकल और डिस्कस करेंगे, फिर एक आर्टिकल और है उसको हम लोग कल के लिए रखेंगे, क्योंकि एक्चुअली में सेशन आज काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है। चंद्रयान 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो चंद्रयान 2 के बारे में क्या डिस्कशन हो रहा है? कहोगे चंद्रयान 2, हमने तो चंद्रयान 3 साउथ पोल पर पहुंचा दिया है। देखो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था 2019 में, आपको पता होगा, बहुत टाइम हो चुका है, और उसमें जो हमारा लैंडर है वो लैंड नहीं कर पाया था, लेकिन ऑर्बिटर जो है वो चांद के चक्कर लगा रहा था। अब जो ऑर्बिटर है उसकी साइड से भी बहुत सारी रिसर्च हमको मिलती रहती है। तो लगभग चंद्रयान 2 को लॉन्च करे हुए 6 साल हो चुके हैं। 6 साल बाद भी वो यहाँ पर उसका जो ऑर्बिटर है वो चांद की कुछ वैल्यूएबल डेटा को हमको प्रोवाइड करवा रहा है।
अब वो कौन सी वैल्यूएबल डेटा है? फॉर एग्जाम्पल, जो साइंटिस्ट आते हैं हमारे दोस्तों फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के, अभी इस लेबोरेटरी के बारे में आगे पढ़ाऊंगा, अहमदाबाद में ये लेबोरेटरी प्रेजेंट है, पहली बात तो ये याद रखना। तो साइंटिस्ट ने दोस्तों इस लैबोरेटरी से उन्होंने रिपोर्ट किया है और बोला है कि भाई जो सब सरफेस वाटर है, यानी कि चांद के ऊपर में कुछ ऐसी जगह है जहां पर वाटर आइस प्रेजेंट हो सकता है, बर्फ के फॉर्म में पानी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब ये फाइंडिंग्स कैसे पता लगी हैं? तो दोस्तों चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है, जो ऑर्बिट यानी चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा के गोल गोल चक्कर लगा रहा है, उसमें कुछ यंत्र हमने इस्तेमाल करें, इंस्ट्रूमेंट्स यूज करें। तो उसी में ही एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है, डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार, याद रखिएगा, जिसको हम DFSAR कहते हैं, डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार, DFSAR। तो फाइंडिंग्स जितनी भी हैं वो सब इस DFSAR के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसी ने ही यहाँ पर क्या करा है, कुछ ऐसी स्पेसेस को, कुछ जगहों को खोज निकाला है जहाँ पर पानी प्रेजेंट हो सकता है। उन जगहों को आर्टिकल में बोला गया है PSR। PSR बोलें तो परमानेंटली शैडोड रीजन। चंद्रमा पे कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे धूप कभी, यानी सूर्य की किरणें कभी पड़ती ही नहीं है। जब पड़ती नहीं है तो वो रीजन बिल्कुल ठंडा है। पता है कितना ठंडा? वो टेम्परेचर दोस्तों -250 डिग्री समथिंग के आसपास जा सकता है, इतना ज़्यादा ठंडा रीजन है। ठीक है, तो उस जगह पे जब ठंडा है, अगर वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होंगे तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स एज इट इज बनी हुई होंगी, वो बर्फ की फॉर्म में एज इट इज बना हुआ होगा। अब गर्मी पड़ती, रेज वगैरह पड़ती हैं तो हम समझ सकते थे पानी भाप बन के उड़ सकता था, लेकिन यहाँ पे पानी भाप बन के उड़ने के चांसेस है ही नहीं, क्योंकि ये रीजन परमानेंटली शैडोड रीजन है, ऐसी जगह जहाँ पे धूप की किरणें कभी पड़ती ही नहीं है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स या जो आइस के फॉर्म में, बर्फ के फॉर्म में वाटर है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये रिसर्च की गई। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ वो चंद्रयान 2 का कौन सा यंत्र था? भाई ये पूछ रहा है ऐसा, UN पीस कीपिंग को लेकर देख लो क्या ही पूछ लिया उसने। तो याद रखिएगा, ये है वो इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, DFASAR। ठीक है, अपने आप फिर पता लगा पाओगे क्या है। शॉर्ट फॉर्म याद रहेगा तो लॉन्ग फॉर्म अपने आप याद रहेगी, डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, DFASAR ये चंद्रयान 2 का इंस्ट्रूमेंट है जिसने परमानेंटली शैडोड रीजन में वाटर आइस की खोज यहाँ पर की है। अब पानी अगर प्रेजेंट होगा तो भविष्य में भारत या दूसरे और कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट मिशंस को चला पाएंगे, ये याद रखिएगा। अब प्रश्न हमारे सामने सबसे पहला यही आता है कि परमानेंटली शैडोड रीजन्स एग्जैक्टली होते क्या हैं? तो नाम से ही पता चल रहा है भाई, जहाँ पे परमानेंटली छांव बनी पड़ी है, ठीक है, वो चंद्रमा के पोल्स पर प्रेजेंट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट कभी पड़ती ही नहीं है। ठीक है, और एग्जैक्टली आप देखोगे ना, ये जो है ना, ये डबल शैडोड क्रेटर्स हैं। डबल शैडोड मतलब भाई आप देखो, चंद्रमा पे बहुत सारे गड्ढे हैं क्योंकि एस्टेरॉइड्स आके टकराते रहते हैं। तो ये जो गड्ढा आपको दिख रहा है, इस गड्ढे के अंदर गड्ढा है। एक तो पहली बात, गड्ढा है, यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है। अब इस गड्ढे के अंदर आपको गड्ढा देखने को मिल जाएगा, वहां पे तो और सनलाइट नहीं पहुंच रही है। इसी को हम बोलते हैं डबल शैडोड क्रेटर। अब भाई ये जो क्रेटर है ना, यहाँ पे 100% बर्फ प्रेजेंट हो सकती है, ऐसा एक अनुमान है, बहुत बड़ा अनुमान है, समझ रहे? क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे 250 केल्विन के आसपास रहता है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन है ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पर वो चीज़ मेंशन की जा रही है। अब ये डबल शैडोड क्रेटर्स क्या होते हैं, ये हमने समझा। साइंटिस्ट यहाँ बर्फ़ को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन है कि भाई साइंटिस्ट ने बर्फ़ को डिटेक्ट करा कैसे? तो इस डिस्कवरी में DFASAR का यूज़ किया गया था, जो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर का मेन एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है। तो इस DFASAR ने पहले रडार सिग्नल भेजे चांद के लूनार सरफेस पर। अब जब सिग्नल भेजे तो सिग्नल यहाँ पर वहाँ से लग कर उस पर टकरा के वापस से रिफ्लेक्ट हुए। जब रिफ्लेक्ट हुए तो साइंटिस्ट यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि भाई वो जो सिग्नल हमको मिले हैं, उस सिग्नल से पता चल रहा है कि चांद के उस सरफेस के नीचे पानी प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ वाटर रिलेटेड चीज़ हमको दिख रही है। ये वो दोस्तों यहाँ पर कुछ एनालिसिस किया गया है, याद रखिएगा। अब ये वाटर चांद पे मिल रहा है या हम इतने टाइम से लगे पड़े हैं, पानी मिल जाए चांद पे, पानी मिल जाए चांद पे, हम करेंगे क्या? इसका मेन यूज़ क्या होने वाला है? तो वाटर दोस्तों यहाँ पर जब हम मून मिशंस कंडक्ट करेंगे, चांद पे और भी मल्टीपल मिशन होने वाले हैं, इंडिया भी करने वाला है या दूसरी और कंट्रीज़ भी चांद पे बहुत सारे मिशन भेजेंगे, तो पानी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, फूड को प्रिपेयर करने के लिए, हाइजीन और सैनिटेशन के पर्पस से भी यहाँ पर इस पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। या पानी से फ्यूल बनाया जा सकता है। फ्यूल कैसे? आज भी तो हम पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, पानी है क्या, H2O, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेपरेट करके हाइड्रोजन निकाल लेते हैं और हाइड्रोजन को हम एज अ रॉकेट फ्यूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो पानी अगर मिल जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम से डील हो जाएंगी। ऑक्सीजन यहाँ पर ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीडाइजर की तरह काम कर सकता है रॉकेट्स के अंदर में।
तो ये मिल जाए तो यहाँ पर बहुत सारे रास्ते स्पेस मिशंस के प्रति खुल जाएंगे, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो अभी इस पे और भी फर्दर एनालिसिस करना बाकी है। बाकी आप थोड़ा चंद्रयान 2 के बारे में याद रखिएगा, ये बेसिक फीचर मैंने आपको बता दिए हैं। चंद्रयान 2 इसरो ने लॉन्च किया था 22 जुलाई 2019 में। भारत का ये दूसरा चांद के ऊपर मिशन था आफ्टर दी चंद्रयान 1। चंद्रयान 2 का जो कंपोनेंट आप देखोगे तो चंद्रयान 2 में हमारा ऑर्बिटर था, विक्रम लैंडर था, प्रज्ञान रोवर था। तो विक्रम लैंडर उतर नहीं पाया, जब ये उतर नहीं पाया सही तरीके से, लैंडिंग नहीं हो पाई, तो इसमें से रोवर नहीं निकल पाया। ठीक है, तो ऑर्बिटर है जो बेसिकली काम कर रहा है, और ऑर्बिटर आज भी हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन चांद की भेज रहा है। चांद का टोपोग्राफी, उसमें कौन कौन से मिनरल प्रेजेंट है, सरफेस केमिस्ट्री, एग्जॉस्फेयर या फिर वाटर या वाटर आइस प्रेजेंट है, उस चीज़ की सारी डिटेल्स लगातार हमको ये ऑर्बिटर भेज रहा है। अच्छा, ये किसको भेज रहा है ऑर्बिटर? ये ऑर्बिटर सारी की सारी जानकारी PRL को दे रहा है, फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी को भेज रहा है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी भारत के स्पेस साइंस रिसर्च के मामले में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, जो बेसिकली गुजरात के अंदर अहमदाबाद में प्रेजेंट है। ये जो PRL है, ये आज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में काम करता है। मान लो स्पेस साइंस के अंदर में हम कह सकते हैं कई बार शुरुआत जो है ना वो इस लैबोरेटरी के थ्रू करी जाती है सारे काम की। ठीक है, तो आज हम लोग लूनार साउथ पोल पे काम कर रहे हैं, चांद के साउथ पोल पे, जहाँ पे बहुत सारे परमानेंट शैडोड रीजन्स प्रेजेंट हैं, और वो शैडोड रीजन्स में वाटर का प्रेजेंस है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस आज हमारे अंदर में डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब इस आर्टिकल से कभी भी कोई चीज़ें रिवाइज करनी हो तो आप बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर्स की चंद्रयान 2 ऑर्बिटर क्या है, रिसर्चर डिटेक्शन कैसे किया गया, इस सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने प्रेजेंट है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की बात कर रहा है। जो CISF है, ये आज के समय पर कौन से मंत्रालय के अंडर में काम करता है, यह बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग? बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील? तो भाई कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल लीव टू अपील देने की पावर देता है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, आर्टिकल 226, आर्टिकल 143? फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये वाला आर्टिकल अभी के लिए हम लोगों ने स्किप किया है। आपका एक आर्टिकल 142 वाला आर्टिकल है, एक लाइटनिंग स्ट्राइक वाला है, दोनों को कल कवर कर लेंगे। ये न्यूज़ जो है चंद्रयान 2 के बारे में बात करती है। चंद्रयान 2 डिटेक्टेड पॉसिबली सब सरफेस आइस ऑन द मून यूजिंग विच इंस्ट्रूमेंट? जो चंद्रयान 2 है भाई, चंद्रयान 2 ने चांद के सब सरफेस पर आइस पार्टिकल्स को खोजा है, बर्फ़ को खोजा है। कौन से यंत्र का इस्तेमाल करके? LIBS, MIP, SARAL या फिर DFSAR? बताएं ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में, इसमें से वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो चंद्रयान 2 का है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। चलिए करते हैं सेशन को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।